लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की एक अहम बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। कैबिनेट में 20 से ज्यादा प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। वस्त्र गारमेंट पॉलिसी से जुड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की ये पहल है। निवेशकों को सहूलियत देने के लिए ब्याज में सब्सिडी की सहूलियत की खबर मिल रही है। मथुरा बाराबंकी नगर पंचायत के सीमा विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव सामने आ सकता है। दुग्ध विकास, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति से जुड़ा कोई प्रस्ताव ये भी पास हो सकता है। इनोवेशन फंड की स्थापना से जुड़ा कोई अहम प्रस्ताव भी इस बैठक में टेबल किया जाएगा। देखना यह होगा कि उसे मंजूरी मिलती है या नहीं। तो कई जनता से जुड़े 20 ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा के बाद अगर एक राय, एक सहमति बनेगी तो उसे मंजूर भी कर दिया जाएगा। कैबिनेट की यह बैठक है जो कि बेहद अहम मानी जा रही है 20 प्रस्तावों के मद्देनजर, जहां टेक्सटाइल के फील्ड में, टेक्सटाइल यानी कपड़ा रोजगार, इसके उत्पादन में किस तरीके से सहूलियत दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके। निवेश करने वाले तमाम उद्यमियों को सुविधा दी जाए, सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपना सेटअप यूपी में लगाएं। हिजाब केस से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास यह मामला गया था और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज ने अलग अलग फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि 2 जजों की यह बेंच थी जिनके पास यह मामला पहुंचा था और अब इस बेंच में जस्टिस हेमंत गुप्ता आते हैं। उन्होंने इस याचिका को सुनने से मना कर दिया, याचिका रद्द कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया है। तो देखिए, 2 जजों की बेंच ने अपना अलग फैसला सुनाया है, जहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिका ही खारिज कर दी, रद्द कर दी। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया है। आपको बताएं, ये पूरा मामला हिजाब मामला, जहां किसी एक शैक्षणिक संस्थान के जो ड्रेस कोड है उसको लागू करने को लेकर प्रकाश में आया और हिजाब को लेकर के इस वक्त ये कर्नाटक का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट के पास आया, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। था हिजाब का बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने, कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस टू कवर देयर हेड। So as far as the constitution of our country is concerned, you all know that Article 25 and then Article 21, which is related to the liberty of life and liberty of life, and which is considered to be the fundamental of the fundamental. सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिरकार इस फैसले के बाद जो कि स्प्लिट है, जो कि बंटा हुआ दिखाई देता है, आगे क्या कुछ हो सकता है, इसकी संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं पूरे मामले पर। अविनाश, अब आगे के लिए क्या चीजें पॉसिबल दिखाई दे रही हैं? देखिए, इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से ये मामला स्प्लिट हुआ है, अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा और वो एक नई बेंच का गठन करेंगे जिसमें 2 जज से ज्यादा जज होंगे और फिर वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और आगे इस पर अगर बात करें तो अपना फैसला देंगे। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, तो मामले की पेचीदगी भी समझा देंगे। सर, जिस तरीके से पूरा फैसला आया है, किस तरीके से आप बतौर अधिवक्ता, बतौर नेता देखते हैं? क्योंकि अब अगर बात करें तो शिक्षा संस्थान में जो कर्नाटक सरकार का फैसला है वो लागू रहेगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला स्प्लिट हुआ है। अधिवक्ता के रूप में पूछ रहे हैं तो जब तक पूरा निर्णय पढ़ न लूं मैं, तब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। पृष्ठभूमि की जहां तक बात है, ये सबको मालूम था कि आज स्प्लिट फैसला आएगा। जब दोनों ने अलग अलग पढ़ने का फैसला किया था तो ज्यादा संभावना इसी की थी कि अलग अलग फैसला आएगा। जहां तक सवाल ये मुद्दा है, भाजपा की पैदाइश है, ये कर्नाटक में बुरी तरह घिरी हुई है 40% भ्रष्टाचार पे। बिटकॉइन में उसके सारे महत्वपूर्ण कई भाजपा नेता उसमें शामिल हैं। तो राहुल गांधी की आंधी और तूफान वहां चल रहा, उन्हें चाहिए चुनाव तक कोई दूसरा मुद्दा। बड़ा अजीब होगा। संविधान कहता है कुछ स्वतंत्रता निजता की देता है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज आप हिजाब की बात कर रहे हो, कल आप घूंघट की बात करोगे, परसों पगड़ी की बात करोगे, फिर कृपाण की बात करोगे, आप जैनियों पर हमला करोगे। तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, भारत के संविधान के दायरे में एक सुसंस्कृत और एक ऐसे स्वरूप में जिससे किसी की भावनाएं आहत न हो,
अगर कोई उसका पालन करता है तो वो स्वागत योग्य। क्या कांग्रेस पार्टी शिक्षण संस्थानों में हिजाब का समर्थन करती है? क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका में पूरा ये इशू आता, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं समर्थन में खड़ी थी। मैं फिर आपसे एक चीज कह दूं और बहुत दोहरा कर कह दूं, बहुत स्पष्ट कह दूं, आने दीजिए फैसला। जब दो सुप्रीम कोर्ट के जजेज आपस में विभाजित हैं तो फिर दूसरे लोगों के विचार कुछ हो ही सकते हैं। मेरा सिर्फ कुछ मिलाकर इतना कहना है कि संविधान ने जो निजता की स्वतंत्रता, जो पहनावे की, खाने पीने की स्वतंत्रता दी है, अब जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है तो वहाँ बिना यूनिफॉर्म के कोई क्या पहनता है, इससे उनको क्या मतलब। जहाँ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में जो उनका है पहनो, पर क्या बाध्यता है कि आप उसके अलावा कुछ नहीं पहनेंगे। तो तमाम सी चीजें हैं, इसके जजमेंट को, फैसले को पढ़कर ही इस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है। निश्चित रूप से अब ये लार्जर बेंच को जाएगा, उसके फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि आपने बतौर नेता अब तक बात की है, मैं बतौर अधिवक्ता भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप वकील भी हैं एक। सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब मामला स्प्लिट हुआ है दो जजों के बीच में, लार्जर बेंच के पास ये फैसला जाएगा, तो जो दो जजों का फैसला आया है बतौर स्प्लिट, क्या वो लागू होगा या फिर कर्नाटका हाईकोर्ट का जो आदेश है वही लागू रहेगा? देखिए, मैंने कहा विस्तार से उस जजमेंट को पढ़ना पड़ेगा। क्या उनका कंक्लूडिंग रिमार्क या फैसला है? जो इन दोनों का फैसला है विभाजित फैसला है, तो क्या वो कर्नाटक का जजमेंट उन्होंने दोनों ने रोका है या नहीं रोका है? एक ने रोका है, एक ने नहीं रोका है। तो ठीक है ना, तो अब विभाजित हो गया, तो अब ये जाएगा लार्जर बेंच में। लार्जर बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने जब ये मामला जाएगा, वो इसको ले जाएंगे, बनाएंगे। अब 2 का है तो 3 या 5 की होगी। मुझे लगता है 3 जजेस की बेंच में जाएगा, तो उसके फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं ये सारा संविधान इंटरप्रेट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। पर भाजपा को सुविधाजनक इसलिए लग रहा था, इसीलिए उन्होंने इस आग को हवा दी और उन्होंने कराया कि 40% के भ्रष्टाचार से नजर हट जाए। बिटकॉइन में जो अपराधी, सवाल सीधा सीधा है, क्या कांग्रेस पार्टी यूनिफॉर्म में हिजाब को अलाउ करती है? क्या हिजाब पहन के स्कूल में जाने के लिए अलाउ करते हैं अगर स्कूल प्रतिबंध करता है तो? मैंने कई बार दोहराया, तीसरी बार दोहराऊं, संविधान के अनुसार आदमी की निजता, स्वतंत्रता, पहनने की, खाने की, बोलने की निश्चित रूप से रहनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्नेहलता आप सुन रहे थे, चूंकि अगर बात करें तो मामला स्प्लिट हुआ है दो जजों के बीच में, उनका कोई कंक्लूडिंग फैसला अगर आया होगा, यानी कि दोनों जजों ने किसी फैसले पर एक साथ सहमति जताई होगी तो वो लागू होगा। अगर एक साथ सहमति नहीं जताई होगी तो वो लागू नहीं होगा। जो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है वही फिलहाल लागू रहेगा। अभी विस्तृत आदेश की कॉपी आनी बाकी है, जैसे ही कॉपी आएगी, अगर किसी भी फैसले पर दोनों जजों ने एक साथ सहमति जताई होगी तो वो आगे लागू होगा। अगर स्प्लिट रहता है, यानी कि एक जज ने मतभिन्नता दिखाई है, दूसरे जज ने कुछ और कहा है, तो वो फैसला लागू नहीं होगा। फिर मामला लार्जर बेंच के पास चूंकि जाना है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तय करेंगे कि अब मामले में आगे कौन कौन जज इस मामले में सुनवाई करेंगे और फिर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। पूरे मामले को देखा जा सकता है कि आने वाले वक्त में लार्जर बेंच के पास जाता हुआ देखा जाएगा और उस बेंच में कौन कौन जज होंगे, ये भी अब आने वाले वक्त में ये सवाल रहेंगे। शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए हम आपको बताएं कि इस फैसले के बाद जो कि ऑलरेडी स्प्लिट है, कई तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। फिरंगी महली का क्या कहना है इस फैसले को लेकर के, आप सुनिए। जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में कहा है, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है, उसको हम मुसलमान एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम मानते हैं। और हिजाब का तज़किरा ऑलरेडी अल्लाह ने कुरान में सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में किया हुआ है, जिसमें ये हुक्म दिया है मुस्लिम औरतों को कि अपने सरों को कवर किया जाए। लिहाजा अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में भी और 21 में भी, जिसमें कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का तज़किरा है, उसके तहत भी तमाम शहरियों को इस बात का हक़ है कि वो अपने हिसाब से अपने मज़हब को फॉलो करें और उसी के साथ साथ अपने मुल्क का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको देखते हुए भी बच्चियों को अपने सर को कवर करने से नहीं रोकना चाहिए। बात करेंगे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई में यादव परिवार एक साथ दिखाई दिया। नेताजी के निधन के बाद से चाचा शिवपाल, भतीजे अखिलेश यादव के बीच दूरियां कुछ कम होती दिखाई जरूर दे रही हैं। वहीं आज तीसरे दिन भी कई बड़े नेता सैफई पहुंचेंगे। उधर सैफई में तमाम लोग भावनात्मक तौर पर
मुलायम के परिवार से जुड़े हुए हैं। ये सभी की ख्वाहिश है कि अखिलेश और शिवपाल अपने मतभेद को खत्म करें, मिलजुल करके मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का, जो कि सैफई में मौजूद हैं, और सैफई में अभी भी चीजें बहुत शांत नहीं हैं। एक दुख के दौर के बाद कहीं ना कहीं लोगों के जो इमोशनल अटैचमेंट है, रतीश, क्या आपने नोटिस किया है कि वो किस तरफ जा रहे हैं? परिवार को एकजुट देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सैफई का जो लोग हैं, जो सैफई के भावना है, वो तो फिलहाल यही निकल करके आती है। जो हम बात कर रहे हैं लोगों से, वो साफ तौर पर उनका यह कहना है कि समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अब जबकि नेताजी इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे में अखिलेश यादव को, उनके पुत्र को, चाचा शिवपाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और शिवपाल यादव के आवास पर ही हम मौजूद हैं। शिवपाल यादव के इस वक्त ये कहा जा सकता है कि परिवार एक हैं, अंदर हैं, लेकिन शिवपाल यादव का ये सबको कहना है कि अखिलेश यादव को उनकी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि भावनात्मक रूप से दोनों का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा है। शिवपाल यादव के बारे में सबको ही जानता है कि अखिलेश यादव की परवरिश में जबकि नेताजी अपनी पार्टी को और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में जुटे हुए थे, तो ऐसे में अखिलेश यादव के एडमिशन से लेकर तमाम अहम जीवन के जो काम थे वो शिवपाल यादव के जिम्मे रहते थे। और शिवपाल यादव आज विचारधारा के साथ जुड़े ज़रूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी अलग बन चुकी है। ऐसे में सभी जो सैफई परिवार के लोग हैं, जो सैफई गाँव के लोग हैं, उनसे कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसे में चाचा को भतीजे का और भतीजे को चाचा का साथ मिलना ज़रूरी है। पूरा परिवार एक है। धर्मेंद्र यादव को हमने देखा, अंशुल यादव को देखा, आदित्य यादव को देखा, प्रोफेसर रामगोपाल यादव को देखा, सब एक साथ हैं, एक परिवार के रूप में नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। और यही सैफई भी चाहता है और यही समाजवादी पार्टी से जुड़े विचारधारा के लोग भी चाहते हैं। विपक्ष भी यही चाहता है कि परिवार में एका हो, परिवार एक हो, और परिवार एक होकर के जो अगली चुनौती है, तो उस चुनौती को पार करने के लिए परिवार को भी एक होना ज़रूरी है और विपक्ष को भी एक होना ज़रूरी है। और विपक्ष तभी एक होगा जब परिवार एक होगा। समाजवादी पार्टी और जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, अगर एक होती है, आगे बढ़ती है, चाचा और भतीजे एक साथ आते हैं, तो जो लड़ाई है अगर आगे 2024 की, वो ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन फिलहाल बेहद मार्मिक क्षण, बेहद भावुक क्षण है पूरे परिवार के लिए, और परिवार इस वक्त बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है, क्योंकि भावनात्मक रूप से नेताजी का कद जो था वो काफ़ी बड़ा था और नेताजी के कद को कोई नहीं पा सकता। तमाम लोगों से बातचीत हुई, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, सबकी यही राय और सबकी यही मांग है। रतीश, कल भी लोगों का, मिलने वालों का आना जाना लगा रहा, क्या आज भी ऐसी मूवमेंट दिखाई दे रही है या जानकारी है कि कौन कौन आ जा सकता है परिवार से मिलने के लिए? देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल आज कोई इतना बड़ा कद का नेता नहीं आ रहा है। जो लोकल लोग हैं वही एक आध लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन चूँकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन जो धार्मिक संस्कृति है और हिंदू धर्म है, मान्यता है, उसमें ऐसे वक्त आया जाया नहीं जाता है। इसलिए ज़्यादा लोगों के आगमन की जो गांव के लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि आया जाया नहीं जाता है, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट आज नहीं दिखता है। लेकिन एक इक्का दुक्का नेताओं के प्रोटोकॉल के बारे में पता चल रहा है। आंध्र प्रदेश के एक विपक्षी नेता हैं, वो आज यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा और किसी बड़े नेता का कार्यक्रम यहाँ पर फिलहाल नहीं दिखता है। तो आज पूरा परिवार एक है, परिवार घर के अंदर है और परिवार में बिल्कुल रतीश, देखिए आज जब इतने नजदीकी के साथ पूरा परिवार एक साथ बैठा है, तो क्या ये जो लंबे वक्त से चला रहा मतभेद है, मनभेद तो नहीं हो सकता है? क्या मिल जाते हैं? ये देखना होगा। शुक्रिया रतीश, जो जानकारी आपने लोगों तक पहुंचाई। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सरकारी लेटर पैड के गलत इस्तेमाल के मामले में आरोप तय। ये बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी लेटर पैड के मामले में, गलत इस्तेमाल के मामले में आरोप तय हो चुके हैं। मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं सपा विधायक आजम खान के। लगभग 80 के करीब तमाम मामलों से जमानत मिलने के बाद जो नया मामला है उसमें सरकारी लेटर पैड का गलत इस्तेमाल भी आता है। इस मामले में आरोप तय होने की खबर मिल रही है। क्या है डिटेल, समझेंगे हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला से। अनुभव, बताएं ये किस तरीके से मुश्किलों को बढ़ाने वाला ये पूरा मामला है जहां आरोप तय होने की खबर मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आजम खान पर आरोप लगे थे कि सरकारी लेटर पैड का दुरुपयोग किया था उन्होंने, और उसी में ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। मामला लंबे समय से चल भी रहा है। फिर एमपी एमएलए कोर्ट चूंकि इस तरह के मामलों को देखती है, तो वहाँ कल जब सुनवाई हुई तो उसमें
साफ तौर पर जो आरोप थे वो तय हो गए हैं। अब 4 तारीख को यानी 4 नवंबर को अभियोजन की जो सरकारी पक्ष है उसकी गवाही दर्ज होगी। जहां से मुकदमा दर्ज हुआ था वो गवाही देंगे कि क्या किस तरीके से इसका पूरा दुरुपयोग किया और इससे किस तरीके से नुकसान पहुंचा, यानी उस व्यक्ति को भी और कहीं न कहीं शासन को भी क्या नुकसान पहुंचा, किस तरीके से सरकारी लेटरहेड का जानबूझकर दुरुपयोग किया गया था। तो 4 नवंबर को जब गवाही होगी उसके बाद कोर्ट फिर इसमें फैसला सुनाएगा। क्या फैसला सुनाएगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से आप देखिए ये फोर्जरी के मामले के अंतर्गत आता है कि आपने जानबूझकर अगर किसी सरकारी लेटरहेड का, सरकारी कागज का दुरुपयोग किया है तो कहीं न कहीं अब जब गवाही हो जाएगी उसके बाद इस तरह होगा कोर्ट क्या इस पूरे मामले में आदेश देता है। बिल्कुल, और देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा मामला और आगे बढ़ेगा। गवाहों के बाद क्या रुख रहेगा कोर्ट का, ये देखने वाली बात रहेगी। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।